विनायक दामोदर सावरकर या वीर सावरकर ये कोई साधारण नाम नहीं है। देशभक्त, गद्दार, हीरो, विलन ऐसे कई टैग्स उनके नाम के साथ जोड़े जाते रहे हैं, जिसकी वजह से सावरकर भारतीय इतिहास के सबसे बड़े कंट्रोवर्शियल फिगर भी माने जाते हैं। इतना कि हमारी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में भी उनका कोई ज्यादा मेंशन नहीं है। वहीं अगर कंट्रोवर्सी की बात करें तो सावरकर जी को लेकर बेसिकली दो तरह की टिप्पणियां की जाती हैं, जहां एक वर्ग उन्हें सच्चा देशभक्त मानता है तो वहीं दूसरा वर्ग उन्हें ब्रिटिश एजेंट तक कह डालता है। एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को ब्रिटिश एजेंट कहना उसके लिए किसी गाली से कम नहीं है, पर सावरकर जी को लेकर ये सब होता है। और अब ऐसा क्यों होता है, यही चीज अपन इस वीडियो में समझेंगे। तो देखो, वीर सावरकर के अराउंड कंट्रोवर्सी होने के पीछे मेनली ये 3 रीजंस है, जिसमें से पहला रीजन तो वैसे भी काफी फेमस है। तो बेसिकली वीर सावरकर द्वारा जिन मर्सी पिटीशंस या माफीनामों के लिखे जाने की बातें होती हैं, वे उन्होंने खतरनाक काला पानी की सजा या अंडमान की सेलुलर जेल से बाहर आने के लिए लिखी थी। वो सेलुलर जेल जहां उन्हें एक नहीं बल्कि 2-2 उम्र कैद की सजाएं काटनी थी। वो सेलुलर जेल जहां मिलने वाली सजाएं दुनिया की सबसे अमानवीय सजाओं में गिनी जाती हैं। अब आखिर उन्हें उम्र कैद की सजा मिली क्यों और उन्होंने काला पानी में माफीनामे क्यों लिखे, उस पे आने से पहले इस सजा के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लो। देखो, उस समय उम्र कैद की सजा मिलने का मतलब 25 साल की जेल होता था। अब ये 25 साल का फिगर अगर कम लग रहा हो तो बता दूं कि आजादी के टाइम पे भारत में लोगों की एवरेज एज या लाइफ स्पैन 32 साल की होती थी। आज तो ये बढ़कर 70-72 साल हो गई है, पर तब 32 थी। ऐसे में वीर सावरकर को 2 उम्र कैद की सजाएं हुई थी, माने उन्हें टोटल 50 साल जेल में गुजारने थे, वो भी काला पानी की जेल में। और अकेले ये फैक्ट ही अंग्रेजों के अंदर वीर सावरकर के डर को दिखाता है। अब उन्हें सजा मिलने की वजह पे आए तो वीर सावरकर जी को सजा मेनली 2 कारणों से मिली थी। पहली, 1909 में नासिक के कलेक्टर AMT जैक्सन की हत्या से जुड़े होना, और दूसरी, अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत लाए गए मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स के खिलाफ आर्म्ड रेवोल्यूशन या सशस्त्र विद्रोह शुरू करने की मूवमेंट में शामिल होना। वैसे मित्रों, इन दोनों कारणों को मैंने तुम्हें काफी शॉर्ट में बताया है, क्योंकि अगर डिटेल में बताने गया तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, प्लस अपन मेन मुद्दे से थोड़ा डाइवर्ट हो जाएंगे। प्लस इनके अलावा भी कई इनडायरेक्ट रीजंस भी थे, जिनकी वजह से अंग्रेजों को तो ये समझ आ गया था कि अगर इन्हें अंदर नहीं किया तो पक्का अंग्रेज तो भारत के बाहर ही हो जाएंगे। अब अंग्रेजों को टेंशन देने वाले वो रीजंस क्या थे, ये विस्तार में जानना चाहते हो तो कमेंट करो रीजन वीडियो, तुम्हारा भाई वीडियो ले आएगा। 4 जुलाई 1911 में सावरकर जी को सजा सुनाने और कुछ टाइम के लिए उन्हें बॉम्बे और उसके आसपास की कुछ जेलों में रखने के बाद उन्हें अंडमान की सेलुलर जेल में भेज दिया गया। सावरकर जी सेलुलर जेल में तकरीबन 10 साल रहे। सेलुलर जेल या काला पानी की जेल किसी नर्क से कम नहीं थी। सजाएं और टॉर्चर्स ऐसे कि अच्छों की रूह कांप जाए, जैसे कि वहां मौजूद कैदियों को बैल कोल्हू की मशीन से नारियल और सरसों का तेल निकालना पड़ता था, जहां बैल की जगह पे उन्हें बैलों की तरह इस्तेमाल किया जाता था तेल निकालने के लिए। ऊपर से हर कैदी का एक डेली कोटा होता था, जिसे पूरा न करने पर उन्हें कोड़े से मारने जैसी ब्रूटल पनिशमेंट्स होती थी। कैदियों को हफ्ते तक खाना नहीं मिलता था, और जो मिलता भी था उसे खाके वे उल्टा बीमार हो जाते थे। प्लस सावरकर जब काला पानी पहुंचे तो पहले तो उन्हें 6 महीने तक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया, जिसे अपन अगर भीषण मेंटल टॉर्चर भी कहें तो गलत नहीं होगा। उस टाइम पे उनकी पूरी दुनिया मात्र उनकी 7x11 की सेल थी, जहां खाना खाने से लेकर शौच करने का काम भी उन्हें उसी सेल में करना था। और अगर कभी बाहर का नजारा देखने को मिलता भी था तो वो होता था फांसी पे चढ़ी दूसरे महान स्वतंत्रता सेनानियों की बॉडीज। जाने कितने कैदियों ने वहां सुसाइड कर लिया, कुछ तो टॉर्चर से मर गए और कई भूख प्यास से मारे गए। ऐसे माहौल में, ऐसे एनवायरनमेंट में सावरकर जी को 5-10 साल नहीं पूरे 50 साल रहना था। प्लस उन्हें ग्रुप डी जैसी डेंजरस लेवल की क्रिमिनल कैटेगरी में डाला गया, जिसकी वजह से चीजें उनके लिए ऑलरेडी खराब थीं। ऐसे में कई सावरकर विरोधी ये कह देते हैं कि क्योंकि सावरकर इन टॉर्चर से, इन ट्रॉमा से डर गए थे, टूट गए थे, तो उन्होंने ये माफीनामे लिखे थे। अब ये राय अपने आप में ही डिसरिस्पेक्टफुल होने के साथ साथ कई मायनों में फ्लॉड भी है, क्योंकि मर्सी पिटीशंस देना उस समय हर पॉलिटिकल प्रिजनर का अधिकार होता था। वीर सावरकर खुद बैरिस्टर थे और इसके बारे में जानते थे। उन्हें ये पता था कि मीलों दूर एक जेल में रहकर वे किसी भी तरह से भारत की इंडिपेंडेंस में अपना योगदान नहीं दे पाएंगे। इस वजह से 1960 तक अपनी सजा के खत्म होने का इंतजार करने के बजाय वीर सावरकर ने किसी भी तरह से जेल से बाहर निकलना सही समझा,
ताकि वे डायरेक्टली इनडायरेक्टली भारत की इंडिपेंडेंस मूवमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। इस वजह से काला पानी में सजा काटते हुए उन्होंने लगभग 6 से 7 माफीनामे लिखे, जिनमें से उनका 1920 में लिखा गया आखिरी माफीनामा उन्होंने गांधी जी की सलाह पर लिखा था। उसके अलावा मर्सी पटिशंस लिखने वाले वीर सावरकर इकलौते फ्रीडम फाइटर भी नहीं है, पर तब भी ये तंज उन पर आज भी कसे जाते हैं, बल्कि इनके जरिए उन्हें ब्रिटिश एजेंट तक बता दिया जाता है। और यही आता है रीजन नंबर 2। अच्छा, वीर सावरकर जी के ऊपर जो दूसरा बड़ा कंट्रोवर्शियल इल्जाम लगता है वो ये है कि काला पानी की सजा से छूटने के बाद उन्होंने भारत को आजादी दिलाने में कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, बल्कि अंग्रेजों के जैसे ही उन्होंने अपनी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी से भारतीय समाज को हिंदू मुस्लिम में बांटने का काम किया। अब इस पूरी चीज में आयरनी ये है कि जब वे काला पानी की सजा से छूटे तो फिर उन्हें लगभग 17 साल रत्नागिरी में पहले जेल और फिर हाउस अरेस्ट में रखा गया। साथ ही उन पर इंडियन पॉलिटिक्स में किसी भी तरह से भाग लेने पर भी बैन लगा दिया गया। सो ऐसे में 1937 तक तो वैसे भी उनके हाथ आजादी की मूवमेंट में डायरेक्टली भाग लेने से बंधे ही हुए थे। अब ऐसे में खुद ही सोचो कि अगर सावरकर ब्रिटिश एजेंट होते तो क्या ब्रिटिशर्स उन्हें 27 साल तक अरेस्ट में रखते। अब इसमें ही एक आर्गुमेंट ये भी दे दिया जाता है कि भाई वीर सावरकर तो अंग्रेजों से पेंशन भी लेते थे। अब जिस पेंशन की बात यहाँ की जाती है वो दरअसल और कुछ नहीं बल्कि अलावेंस या भत्ता होता था, जो उस समय लगभग हर पॉलिटिकल प्रिजनर को दिया जाता था, जिनमें महात्मा गांधी भी शामिल थे। बाकी जब उनके ऊपर से ये सब बैन्स हटे तब वैसे भी सावरकर जी वापस देश की आजादी की मुहिम से जुड़ ही गए थे। अब इसके अलावा हिंदू मुस्लिम करने की बात करी जाए तो यहाँ उनकी हिंदुत्व आइडियोलॉजी को आगे कर दिया जाता है। 1937 में ही सावरकर ने हिंदू महासभा ज्वाइन की और वहां एज प्रेसिडेंट भी इलेक्ट किए गए। इसके बाद से सावरकर जी के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट्स को अगर अपन ऊपरी तौर पर देखें तो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम वाली बात सही भी लगती है। तो देखो, वीर सावरकर के जीवन और उनके नजरिए पर काला पानी की सजा का काफी प्रभाव पड़ा, जिसमें वहां होने वाले धार्मिक भेदभाव का भी बहुत बड़ा रोल था, जिसका जिक्र हमें उनकी किताब माई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ में भी देखने को मिलता है। इसके अलावा खिलाफत मूवमेंट के बाद देश में हुए एंटी हिंदू जेनोसाइड्स, साथ ही जिन्ना जैसे मुस्लिम लीग के लीडर्स द्वारा हो रहे मुस्लिम तुष्टीकरण को देखते हुए सावरकर हिंदू लीडरशिप, हिंदू एकता और हिंदुत्व को लेकर काफी वोकल हो गए। और इसी बात को लेकर कुछ लोग ये कह देते हैं कि सावरकर 2 नेशन थ्योरी को प्रमोट करते थे। अब उनकी जिस स्पीच को लेकर ये बयान दिए जाते हैं वो उनकी 1937 में हिंदू महासभा की प्रेसिडेंशियल स्पीच थी, जिसमें उन्होंने 2 नेशंस के होने की बात कही थी। वो बात अलग है कि अगर उनकी उस स्पीच को पूरा पढ़ा जाए तो कोई भी बता सकता है कि सावरकर उस टाइम पे भारत की मौजूदा स्थिति को बता रहे थे, बल्कि उसके अलावा हिंदू मुस्लिम के एक साथ भारत में रहते हुए भारत को आगे ले जाने की बात कर रहे थे, जिसके बारे में उन्होंने 1943 में मराठी वीकली आदेश में वो क्या कहना चाहते थे ये क्लैरिफिकेशन भी दी थी। बाकी मित्रों, इसके अलावा भी सावरकर जी को कई कंट्रोवर्सीज में जोड़ा जाता रहा है, जैसे कि रीजन नंबर 3। वीर सावरकर जी की लेगेसी पर सबसे बड़ा दाग अगर अपन उनके ऊपर लगे गांधी जी के मर्डर में उनके शामिल होने के आरोप को माने तो वो गलत नहीं होगा। अब मित्रों, ये तो अपन सब जानते हैं कि गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की थी, तो ऐसे में सावरकर पर आरोप कैसे लग गया? तो देखो, गोडसे मेंबर थे हिंदू महासभा के, जहां सावरकर जी का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था। ऐसे में गांधी जी की हत्या के बाद दिगंबर बागड़े, जो कि खुद इस मर्डर में शामिल थे, बाद में सरकारी अप्रूवर बन गए, जहां उन्होंने ये बताया जब गोडसे सावरकर से मिलने जाते हैं तो सावरकर ने एक प्रकार से गोडसे को आशीर्वाद दिया था, पर वो आशीर्वाद किस लिए था, क्या था, इस पर उनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। और बाद में 1 साल चले रेड फोर्ट ट्रायल में सावरकर के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत न मिलने के बाद उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। बल्कि इसी मामले में 1960s में कपूर कमीशन का भी गठन किया जाता है, पर वो भी इस विषय में किसी ठोस कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाते हैं। और इसी कमीशन के रिलेशन में 2018 में दायर की गई PIL के जवाब में सुप्रीम कोर्ट भी रेड फोर्ट ट्रायल के वर्डिक्ट को सही मानती है। इस वीडियो का मकसद कोई प्रोपेगेंडा बर्स्ट करना नहीं था, बल्कि तुम्हें यह बताना था कि कैसे एक स्वतंत्रता सेनानी का योगदान कंट्रोवर्सीज के तले दब गया। पर तब भी वीडी सावरकर का नाम न सिर्फ इस चीज से बल्कि कई और कंट्रोवर्सीज से भी जोड़ा जाता है।
वीर सावरकर के आसपास पॉलिटिक्स हमेशा घूमती रही। इवन उन्हें राजनीति ही नहीं बल्कि हमारी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक से भी साइडलाइन कर दिया गया। और बाकी दुनिया का तो पता नहीं, पर अगर इंडिया में किसी चीज पर पॉलिटिक्स शुरू हो गई तो वो चीज अपने आप कटघरे में आ ही जाती है, चाहे वो आम जनता हो, स्वतंत्रता सेनानी हो या खुद भगवान हो। अब जैसे राम मंदिर का ही एग्जाम्पल ले लो। राम मंदिर के निर्माण में क्या ही पॉलिटिक्स हुई देश में, पर आज रामलला का मंदिर बन चुका है और डायरेक्टली इनडायरेक्टली भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर रहा है। अब वो प्रॉब्लम क्या है ये जानना है तो ये वीडियो जाकर देखो। इस वीडियो में बताए गए पॉइंट्स को और डिटेल में जानना चाहते हो तो कमेंट्स में बताना। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।